आज मैं आपके लिए एक बेहद मार्मिक कहानी लेकर आया हूं, जिसे लिखा है महान साहित्यकार रविंद्रनाथ टैगोर ने। टैगोर, जो अपनी गहरी संवेदनशीलता और मानवीय भावनाओं की गहरी समझ के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने इस कहानी में एक बच्चे की पीड़ा और उसकी मां के प्रति उसकी अंतिम पुकार को बड़े ही भावनात्मक रूप में चित्रित किया है। होम कमिंग यानी वापसी केवल एक साधारण कहानी नहीं, बल्कि एक बच्चे की छटपटाहट, उसकी उपेक्षा और उसकी मां की अनमोल ममता को दर्शाने वाली ऐसी कथा है जो किसी भी संवेदनशील हृदय को झकझोर कर रख देगी। ये कहानी आपको हंसाएगी नहीं, बल्कि आपकी आंखें नम कर देगी। और हाँ, अगर आप ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं तो दीपांशु स्पीच को जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आपका एक समर्थन हमें और भी बेहतरीन कहानियां लाने के लिए प्रेरित करेगा। तो चलिए बिना देर किए सुनते हैं रविंद्रनाथ टैगोर की अमर कहानी होम कमिंग, फटिक चक्रवर्ती की कहानी। दोस्तों, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जो शायद तुम्हारे बचपन की किसी शरारत की याद दिला दे। ये कहानी है फटिक चक्रवर्ती की, जो अपने गांव के लड़कों का सरगना था। वो जो भी कहता बाकी सब मान लेते, और क्यों न मानते, उसकी हर शरारत में एक अलग ही मजा होता था। लेकिन इस बार जो हुआ वो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। एक दिन फटिक के दिमाग में एक नई शरारत आई। नदी के किनारे एक भारी लट्ठा पड़ा था जिसे नाव के मस्तूल के लिए तैयार किया जाना था। उसने सोचा, यार अगर हम सब मिलकर इसे जोर से लुढ़का दें तो क्या मजा आएगा। मालिक परेशान हो जाएगा और हम सब जमकर हंसेंगे। अब उसके दोस्त तो उसके इशारों पर चलने वाले थे। सबने बिना किसी सवाल के इस योजना को मंजूरी दे दी। लेकिन जैसे ही वे लट्ठा हिलाने ही वाले थे, तभी वहां माखन आ गया, फटिक का छोटा भाई। माखन बिना कुछ कहे लट्ठे पर आकर ऐसे बैठ गया जैसे किसी सिंहासन पर बैठा हो। अब गांव के बाकी लड़के तो हैरान रह गए कि ये क्या हो गया। किसी ने धीरे से उसे धक्का दिया और कहा, उठ यार, हमें लट्ठा लुढ़काना है। लेकिन माखन टस से मस नहीं हुआ। वो ऐसे बैठा रहा जैसे उसे दुनिया की कोई परवाह ही न हो। वो एक दार्शनिक की तरह सोच में डूबा था, जैसे जीवन के गहरे रहस्यों का पता लगा रहा हो। फटिक का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। उसने चिल्लाकर कहा, माखन, अगर तू अभी नहीं उठा तो मैं तुझे मार दूंगा। लेकिन माखन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि उसने और आराम से बैठने की पोजीशन बना ली। अब फटिक के लिए हालात गंभीर हो गए। दोस्तों के सामने उसकी शान पर सवाल उठ गया था। अगर उसने अपनी धमकी को पूरा नहीं किया तो उसकी नेतागिरी खतरे में पड़ सकती थी। लेकिन सच कहें तो वो खुद भी अपने भाई पर हाथ उठाने से डर रहा था। फिर उसके दिमाग में एक और खुराफाती आइडिया आया। उसने सोचा कि अगर माखन लट्ठे से हटने को तैयार नहीं है तो क्यों न लट्ठे को ही लुढ़का दिया जाए। इससे 2 फायदे होंगे, एक तो माखन को सबक मिलेगा और दूसरा उसके दोस्तों को एक और मजेदार तमाशा देखने को मिलेगा। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, सब मिलकर लट्ठे को धक्का दो। लड़कों ने पूरी ताकत से लट्ठे को धक्का दिया और जोर जोर से गिनती शुरू कर दी। 1, 2, 3, जाओ जाओ। शब्द के साथ ही लट्ठा जोर से लुढ़कने लगा और उसके साथ माखन भी। वो लड़खड़ाता हुआ लट्ठे के साथ लुढ़कता चला गया। फटिक और उसके दोस्त ठहाके लगाकर हंसने लगे। लेकिन तभी फटिक को एहसास हुआ कि उसने कुछ ज्यादा ही कर दिया। जैसे ही माखन गिरा, वैसे ही वो जोर जोर से रोने लगा। वो जमीन से उठा, धूल झाड़ी और गुस्से में तिलमिलाता हुआ फटिक की ओर झपटा। माखन ने फटिक का चेहरा नोच डाला, उसे मुक्के मारे और लातें चलानी शुरू कर दी। फिर रोता हुआ घर की ओर भागा। फटिक को समझ आ गया था कि अब शाम को घर में उसकी शामत आने वाली है। माँ को जब ये सब पता चलेगा तो उसकी पिटाई पक्की है। वो मायूस होकर नदी किनारे जाकर बैठ गया और घास का एक टुकड़ा तोड़कर चबाने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या होगा। इसी बीच नदी किनारे एक नाव आकर रुकी। उसमें से एक अधेड़ उम्र का आदमी उतरा। उसके बाल सफेद थे और मूछें गहरी थीं। उसने फटिक को देखते ही पूछा, बेटा, चक्रवर्ती परिवार कहाँ रहता है? फटिक ने घास चबाना जारी रखा और बड़ी लापरवाही से जवाब दिया, वहां। लेकिन उसने इतनी अजीब दिशा में इशारा किया कि आदमी समझ ही नहीं पाया कि वो किस ओर भेज रहा है। आदमी को लगा कि शायद फटिक को ठीक से समझ नहीं आया, तो उसने दोबारा पूछा। इस बार फटिक ने अपने पैरों को पानी में लटका दिया और बिना किसी परवाह के बोला, जाओ और खुद पता लगाओ। फिर पहले की तरह घास चबाने में लग गया। उसे इस बात की कोई फिक्र नहीं थी कि आदमी किस काम से आया है। अब तक फटिक की शरारतें सिर्फ बच्चों तक सीमित थीं, लेकिन जल्द ही उसे एहसास होने वाला था कि उसकी जिंदगी एक बड़े मोड़ पर जाने वाली है। वो चुपचाप नदी किनारे बैठा था। तभी एक नौकर घर से आया और बोला, तेरी माँ बुला रही है। अब फटिक का मन तो घर जाने का बिल्कुल नहीं था। उसने हिलने से इनकार कर दिया। लेकिन इस मौके पर नौकर ही मालिक था। उसने कोई दलील नहीं सुनी और फटिक को बेरहमी से उठाकर लात घूंसों के साथ घसीटता हुआ घर ले जाने लगा। जैसे ही फटिक घर पहुंचा, उसकी माँ की नजर उस पर पड़ी। बस फिर क्या था, वो गुस्से से चिल्लाई, तो तू फिर से माखन को मार रहा था? फटिक खुद पहले से ही झुंझलाया हुआ था। उसने तुनक कर जवाब दिया, नहीं माँ, मैंने नहीं मारा। किसने कहा तुमसे? लेकिन उसकी माँ पहले ही फैसला कर चुकी थी। वो गुस्से से बोली, झूठ मत बोल, तूने ही मारा है। फटिक अब गुस्से में आ गया। उसने कहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा माँ, माखन से ही पूछ लो।
अब यहाँ माखन के पास दो ही रास्ते थे, या तो वो सच बोलकर माँ से पिटता या फिर झूठ बोलकर खुद को मासूम साबित करता। उसने दूसरा रास्ता चुना और कह दिया, हाँ माँ, फटिक ने ही मारा। बस फटिक का सब्र जवाब दे गया। वो सीधा माखन की ओर लपका और उसे पकड़कर धुनाई करने लगा। ले, ये झूठ बोलने की सजा, और ये भी ले। माँ भी अब पीछे हटने वाली नहीं थी। उसने तुरंत माखन का पक्ष लिया और फटिक को थप्पड़ मारते हुए दूर धकेल दिया। फटिक भी गुस्से में था। उसने झटका देकर माँ का हाथ छुड़ाया। माँ चिल्लाई, तू बदमाश हो गया है क्या? अब तू अपनी माँ को भी मारेगा? ठीक इसी वक्त एक अजनबी वहां आ पहुंचा। उसके बाल सफेद थे, मूछें घनी थीं। उसने पूछा, क्या हो रहा है यहाँ? फटिक शर्मिंदा सा खड़ा हो गया। उसकी माँ पहले तो गुस्से में थी, लेकिन जैसे ही उसने उस आदमी की तरफ देखा, वो चौंक गई। अचानक उसका गुस्सा गायब हो गया। अरे दादा, तुम यहाँ कैसे? ये कहते ही वो झुककर उनके पैर छूने लगी। ये अजनबी और कोई नहीं बल्कि उसका बड़ा भाई बिशंबर था। वो शादी के बाद मुंबई चला गया था और वहीं व्यापार करने लगा था। लेकिन जब उसे पता चला कि उसकी बहन विधवा हो चुकी है, तो वो कलकत्ता आकर उसे देखने चला आया। अगले कुछ दिन अच्छे बीते। बिशंबर ने अपने भांजों के बारे में पूछा। माँ ने बताया कि माखन बहुत अच्छा, सीधा साधा और पढ़ाई में होशियार लड़का है, लेकिन फटिक, अरे वो तो नालायक है, हमेशा शरारतें करता रहता है, आलसी है और बिल्कुल भी नहीं सुधरता। बिशंबर को फटिक पर थोड़ा तरस आ गया। उसने बहन से कहा, अगर तुम कहो तो इसे मैं अपने साथ कलकत्ता ले जाऊं। मेरे बच्चे भी वहां पढ़ते हैं, इसे भी पढ़ा दूंगा। माँ को तो जैसे इस बात का इंतजार ही था। वो झट से मान गई। जब बिशंबर ने फटिक से पूछा, बेटा तुम कलकत्ता चलोगे? फटिक की आंखें चमक उठी। उसने खुशी से उछलकर कहा, हाँ चाचा, कब चलना है? वो इतना खुश था कि साफ दिख रहा था कि यही वो चाहता था। माँ के लिए भी ये राहत की बात थी। उसे हमेशा डर लगा रहता था कि फटिक कभी गुस्से में आकर माखन को नदी में धकेल देगा या लड़ाई में उसका सिर फोड़ देगा। अब जब जाने की तैयारी शुरू हो गई तो फटिक हर पल बस यही पूछता रहा, चाचा हम कब चलेंगे? वो पूरे दिन बेचैन रहा, न ठीक से खाया न सोया। उसकी आंखों में बस एक ही ख्वाब था, कलकत्ता जाने का। लेकिन क्या वहां उसकी जिंदगी बदलने वाली थी या फिर उसके लिए और मुश्किलें खड़ी होने वाली थी? रात में फटिक ने अपनी सबसे प्यारी चीजें, मछली पकड़ने की छड़ी, बड़ी पतंग और अपने कंचे हमेशा के लिए माखन को दे दिए। मानो अब उसे इनकी कोई जरूरत ही न हो। सच कहे तो जाने से पहले फटिक का दिल माखन के लिए बेहद उदार हो गया था। कलकत्ता पहुंचने पर फटिक पहली बार अपनी मौसी से मिला, लेकिन उनका चेहरा देखकर ही उसे एहसास हो गया कि वो उसकी मौजूदगी से खुश नहीं है। उन्होंने अपने पति बिशंबर को घूरते हुए कहा, 3 लड़के क्या कम थे जो अब ये भी ले आए? बिशंबर को शायद सच में 2 बार सोचना चाहिए था। 14 साल का एक अनजान गांव का लड़का उनके घर में नया सदस्य बन चुका था। लेकिन इस उम्र में लड़के न तो प्यारे दिखते हैं, न ही उनके बिना घर अधूरा लगता है। उनसे बच्चे जैसी मासूमियत की उम्मीद नहीं की जाती, और अगर वे बड़े होकर बोलते हैं तो उन्हें बदतमीज कहा जाता है। फटिक की उम्र का यही सबसे बड़ा अभिशाप था। उसकी आवाज अब कर्कश और लड़खड़ाती हुई थी। चेहरा मासूमियत खो चुका था और शरीर अपने कपड़ों से बाहर निकलने को उतावला था। माँ की डांट तो कभी भी बुरी नहीं लगी थी, लेकिन यहाँ इस अजनबी घर में उसे हर वक्त ऐसा महसूस होता कि उसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर मौसी कभी उसे कोई काम बता देती तो वो इतनी खुशी से कर डालता कि वे झुंझला उठती। इतना मूर्ख मत बनो, जाकर अपनी पढ़ाई करो। और अगर वो चुपचाप पढ़ने बैठ जाता तो भी कोई न कोई ताना मार ही देता। सारा दिन किताबों में घुसे रहने से कोई विद्वान नहीं बन जाता। फटिक समझ ही नहीं पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। धीरे धीरे घर का माहौल उसके लिए दमघोंटू हो गया। वो बाहर निकलकर खुली हवा में सांस लेना चाहता था, लेकिन इस भीड़ भाड़ भरे शहर में उसे अपना गांव का खुला मैदान कहीं नहीं दिखता था। रात को वो अक्सर अपने पुराने घर का सपना देखता, वो चौड़ा नदी किनारा जहां वो दौड़ दौड़ कर खेलता था, पतंग उड़ाने के लिए खुला मैदान, नाला जहां वो जब चाहे कूद कर तैरने चला जाता था। सबसे ज्यादा उसे याद आती थी उसकी माँ, वही माँ जो उससे नाराज रहती थी, उसे हर बात पर डांटती थी, फिर भी उसकी अपनी थी। अब उसे समझ आ रहा था कि चाहे माँ उसे कितना भी डांटे, लेकिन उनका प्यार सच्चा था। माँ का गुस्सा सह लेना आसान था, लेकिन इस घर में मौसी की बेरुखी सहना मुश्किल। माँ से दूर रहते हुए उसे पहली बार महसूस हुआ कि असली प्यार क्या होता है। दिन बीतते गए, लेकिन मौसी के घर में फटिक की जगह नहीं बनी। उसे लगने लगा कि वो वहाँ सिर्फ एक बोझ है। उसकी तबीयत भी धीरे धीरे बिगड़ने लगी। उसे बुखार रहने लगा, शरीर कमजोर होता गया, वो बुझा बुझा रहने लगा। एक दिन जब बिशंबर घर आए तो उन्होंने देखा कि फटिक कमरे के कोने में चुपचाप बैठा है। उसके चेहरे पर अजीब सी उदासी थी। क्या हुआ बेटा? बिशंबर ने प्यार से पूछा। फटिक ने धीरे से कहा, चाचा क्या मैं अपने घर वापस जा सकता हूँ? बिशंबर चौंक गए। घर? बेटा तेरा घर अब यही है। फटिक ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो जानता था कि ये घर उसका नहीं हो सकता, लेकिन क्या अब उसकी घर वापसी संभव थी? फटिक अब पूरी तरह बदल चुका था। वो वही 14 साल का लड़का था, लेकिन अब वो पहले से भी ज्यादा शर्मीला, घबराया हुआ और बुझा बुझा रहने लगा था। उसका दुबला पतला शरीर और भी कमजोर दिखने लगा।
उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। स्कूल में कोई भी उसे ठीक से समझ नहीं पाता था, लेकिन उसके मन में हर पल एक ही सवाल गूंजता, मैं यहाँ क्यों हूँ। पूरे स्कूल में फटिक से ज्यादा पिछड़ा हुआ कोई लड़का नहीं था। जब शिक्षक कक्षा में उससे कोई सवाल पूछते तो वो चुपचाप खड़ा रहता, मुंह बाएं ताकता, जैसे सवाल उसके लिए किसी और भाषा में पूछा गया हो। शिक्षक उसे पीटते, गालियां देते, लेकिन वो किसी गधे की तरह हर बार सहता रहता। दूसरे लड़के जब स्कूल की छुट्टी के बाद खेलते तो वो चुपचाप खिड़की के पास खड़ा रहता। उसकी निगाहें दूर किसी छत पर खेलते बच्चों को ढूंढती, और जब कभी उसे कोई बच्चा पतंग उड़ाते या हंसते बोलते दिख जाता तो उसका दिल तड़प उठता। एक दिन उसने हिम्मत जुटाकर अपने चाचा से पूछा, चाचा, मैं घर कब जा सकता हूँ। बिशंबर ने अखबार से नजर हटाए बिना कहा, छुट्टियां आने तक इंतजार करो। छुट्टियां नवंबर में थीं और अभी तो बस अगस्त ही चल रहा था। 3 महीने और 3 महीने इस घर में, इस स्कूल में, इस बेरहम दुनिया में। फटिक की किताब खो गई। एक दिन फटिक ने अपनी किताब खो दी। वैसे भी उसे पढ़ना मुश्किल लगता था, लेकिन बिना किताब के तो सब असंभव ही हो गया। शिक्षक हर दिन उसे पीटते, नालायक, एक किताब तक संभाल नहीं सकता। कक्षा में उसकी बेइज्जती करते। सहपाठी पहले ही उसे पसंद नहीं करते थे, लेकिन अब तो वे उसे और भी ज्यादा चिढ़ाने लगे। मौसी की बेरुखी। आखिरकार जब उससे रहा नहीं गया तो वो अपनी मौसी के पास गया। धीरे से बोला, मौसी, मेरी किताब खो गई है। मौसी ने उसे घूरते हुए कहा, तुम बहुत बड़े अनाड़ी हो, देहाती बदमाश। क्या मैं महीने में 5 बार तुम्हारे लिए नई किताबें खरीदूं? फटिक को पहली बार महसूस हुआ कि वो इस घर में सिर्फ एक बोझ है, तेज बुखार और घर से भागने की कोशिश। उस रात स्कूल से लौटते समय उसे सिर में तेज दर्द हुआ, बदन कांपने लगा। बारिश तेज हो रही थी और वो जानता था कि अगर उसे बुखार हुआ तो उसकी मौसी को तकलीफ होगी और उनकी नाराजगी उसे और भी ज्यादा चोट पहुंचाएगी। अगली सुबह जब सब जागे तो फटिक घर में नहीं था। बिशंबर और उनके परिवार ने उसे पूरे मोहल्ले में ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। बाहर पूरी रात बारिश होती रही थी। आखिरकार जब सारा प्रयास बेकार हो गया तो बिशंबर को पुलिस के पास जाना पड़ा। शाम को पुलिस की गाड़ी उनके घर के सामने आकर रुकी। बारिश अब भी हो रही थी। 2 कांस्टेबल गाड़ी से उतरे और उन्होंने फटिक को बाहर निकाला। वो सिर से पांव तक भीगा हुआ था, कीचड़ में लथपथ, चेहरा बुखार से तप रहा था। उसकी आंखें लाल थीं और पूरा शरीर कांप रहा था। बिशंबर उसे देखते ही घबरा गए। उन्होंने उसे तुरंत गोद में उठाया और अंदर ले गए, लेकिन उनकी पत्नी का पहला शब्द था, इस लड़के ने हमें कितनी मुसीबत में डाल दिया। क्या तुम्हें इसे घर नहीं भेज देना चाहिए था? फटिक ने सुना, उसके होंठ कांपे और वो फूट फूट कर रो पड़ा। चाचा, मैं अभी घर जा रहा था, लेकिन उन्होंने मुझे फिर से पकड़ लिया। बुखार बढ़ता गया। पूरी रात वो बेहोश पड़ा रहा। डॉक्टर को बुलाया गया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रात के किसी पहर फटिक ने अपनी लाल, बुखार से जलती आंखें खोली। उसने छत की ओर देखा, फिर धीमे स्वर में बोला, चाचा, क्या छुट्टियां आ गईं? क्या मैं घर जा सकता हूँ? कमरे में सन्नाटा था। कोई कुछ नहीं कह पाया, लेकिन फटिक को जवाब नहीं चाहिए था। शायद उसे अब सब समझ आ चुका था। बिशंबर ने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और फटिक के दुबले पतले जलते हाथों को अपने हाथों में लेकर रात भर उसके पास बैठा रहा। लड़का फिर बुदबुदाने लगा। आखिरकार उसकी आवाज उत्तेजित हो गई। माँ, वो चिल्लाया, मुझे इस तरह मत मारो माँ, मैं सच कह रहा हूँ। अगले दिन फटिक कुछ देर के लिए होश में आया। उसने कमरे में इधर उधर आंखें घुमाई, मानो किसी के आने की प्रतीक्षा कर रहा हो। आखिरकार निराशा के भाव के साथ उसका सिर तकिए पर टिक गया। उसने गहरी सांस लेकर अपना चेहरा दीवार की ओर कर लिया। बिशंबर उसके मन की बात जानता था और सिर झुकाकर फुसफुसाया, फटिक, मैंने तुम्हारी माँ को बुलाया है। दिन बीतता गया। डॉक्टर ने परेशान स्वर में कहा कि लड़के की हालत बहुत गंभीर है। फटिक चिल्लाने लगा, निशान के पास 3 फैदम, निशान के पास 4 फैदम, निशान के पास। उसने नाविक को नदी के स्टीमर पर साहुल रेखा पर निशान पुकारते हुए सुना था। अब वो खुद एक अथाह समुद्र में गोते लगा रहा था। बाद में दिन में फटिक की माँ एक बवंडर की तरह कमरे में घुसी और इधर उधर करवटें बदलने लगी और ऊंची आवाज में कराहने और रोने लगी। बिशंबर ने उसकी बेचैनी को शांत करने की कोशिश की, लेकिन वो बिस्तर पर गिर पड़ी और चिल्लाई, फटिक, मेरे प्यारे, मेरे प्यारे। फटिक ने एक पल के लिए अपनी बेचैन हरकतें रोक दी। उसके हाथ ऊपर नीचे हिलना बंद हो गए। उसने कहा, माँ फिर से चिल्लाई, फटिक, मेरे प्यारे, मेरे प्यारे। फटिक ने बहुत धीरे से अपना सिर घुमाया और बिना किसी को देखे बोला, माँ, छुट्टियां आ गई हैं। माँ, ये सिर्फ एक शब्द नहीं, एक पूरा संसार है। वो पहली आवाज जो हम सुनते हैं, पहला स्पर्श जो हमें सुरक्षा देता है और पहला प्यार जो बिना किसी शर्त के हमें अपनाता है। लेकिन क्या हर माँ अपने बच्चे के दर्द को समझ पाती है? क्या हर माँ की नजरों में इंसाफ एक जैसा होता है? फटिक की मासूम आत्मा ने इस सवाल का जवाब अपने आखिरी शब्दों में दिया, माँ, छुट्टियां आ गई हैं। वो घर लौट गया, लेकिन ऐसे घर जहाँ अब न कोई डांट थी, न तिरस्कार, बस शांति थी। द एंड।